हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये। ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है आज इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आंसर्स दे रखे हैं इस पीडीएफ में। मैं सिर्फ आपको ना लाइन बाई लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको ये आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्टडी करना है तो आपको जो है चैप्टर देखना ही होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कि सेल्स की खोज किसने की थी और कैसे की थी। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। ठीक है, तो चलिए इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। क्या था कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी खोज की थी। वो और कैसे की थी, जब उन्होंने क्या करा था, एक कॉर्क का उन्होंने स्लाइस लिया था। जब उसको वो एग्जामाइन कर रहे थे माइक्रोस्कोप में, उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। उन्होंने उसमें जब उसको देखा रखकर, तो उन्हें कुछ ना ऐसे कंपार्टमेंट्स टाइप की दिखाई दी, जैसे इस तरीके के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं उसमें। एक मिनट। तो कैसे कंपार्टमेंट दिखाई दी, इस तरीके से, जैसे क्या होता है कॉर्क में ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं, उनको दिखाई दिया था कि सेल्स जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं। मतलब इस तरीके की जो कंपार्टमेंट्स थे वो सब एक दूसरे से ज्वाइंट थे। तो उनको ऐसा लगा, ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ नमेरस टाइनी कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने रिसेंबल किया कि जो सेल्स, इसमें जो कॉर्क का स्लाइस जो देखा था उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने नोटिस किया कि इसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह लगते हैं। द मिनस्कल बॉक्सेस आर रेफर टू द सेल। उन्होंने इस एक एक बॉक्स को सेल का नाम दिया था। तो इसकी खोज जो थी रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जो है लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो सॉल्यूशन होगा इसका, सेल्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम अ टिश्यू। क्या होता है, सेल्स ही पूरे हमारे जो है यूनिट, लाइफ की पूरी यूनिट है। क्योंकि अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, क्योंकि जो टिश्यू का जो सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनता है। फर्दर एन ऑर्गन एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद एक ऑर्गन बनता है, उसके बाद फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा। ठीक है, यानी कि सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यू कहलाता है, और टिश्यू से आगे ऑर्गन्स बनते हैं। जब टिश्यू ज्वाइंट होते हैं तो ऑर्गन बनता है, और सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दे परफॉर्म फंडामेंटल फंक्शंस एंड लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन। और वो क्या करते हैं, जितने भी ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं सब अलग अलग तरीके के फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने को बोलते हैं। ठीक है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, बॉडी से जो वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं। इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एंटिटीज। और ये सब यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें एक सेल होता है। मल्टी सेलुलर जिसमें एक से अधिक सेल्स होते हैं। दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। और ये सब जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की, सब इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। हेंस सेल्स आर रेफर टू एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को जो है लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस। कैसे जो होते हैं सेल से CO2 जो वाटर होते हैं वो कैसे सेल के अंदर जाते हैं और कैसे सेल से बाहर आते हैं। डिस्कस। तो देखो, मैंने चैप्टर में समझाया है क्या होता है, चीज़ें जब बाहर जाती हैं और अंदर आती हैं तो क्या होता है, उनका जो मूवमेंट होता है ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे होता है। मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है, ये सेल है ये, तो इसमें क्या है, इसमें CO2 जो है ना, एक मिनट, ये सेल है, इसमें अंदर CO2 है। तो CO2 क्या है, जब CO2 अंदर भरती है, सेल्स में हमारे CO2 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब CO2 इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है, वो सेल्स के लिए नुकसानदायक हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। तो क्या होता है, CO2 जो यहाँ से बाहर की साइड निकलने लगती है, यानी यहाँ पर जो है CO2 बहुत ज़्यादा हो गई, हाई कंसंट्रेशन लेवल हो गया, तो ये शरीर से बाहर जाने लगती है। ऐसे ही ऑक्सीजन का लेवल जो है बाहर की साइड ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से अंदर आने लगती है सेल्स में, यानी कि हाई कंसंट्रेशन जहाँ पर होगा चीज़ वहीं से बाहर की साइड जाएगी। मूवमेंट उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रहता है, तो इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन होता है। CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन, द सेलुलर वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इन द सेल, वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स इज कंपैरेटिवली लोअर।
ठीक है। CO2 का जो है एक्सटर्नल सराउंडिंग जो है वो ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल में मतलब कम होता है, इंटरनल ज़्यादा होता है, तो इसलिए CO2 बाहर की साइड जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में रहती है। दिस डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड of the cell causes the CO2 to diffuse from a region of higher to a lower concentration। हाँ यही है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होता है और उसको डिफ्यूजन का प्रोसेस कहा जाता है। H2O, अब H2O के बारे में पूछा है ना इन्होंने, तो हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर, है ना, वाटर का क्या होता है, तो वाटर डिफ्यूजेज बाय ऑस्मोसिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर, इसमें भी सेम यही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लेवल में ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो थ्रो अ सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन्स अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एक परमिबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो है ये मूवमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों एक सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। The plasma membrane is called as a selectively permeable membrane as it permits the movement of only certain molecules in and out of the cells। क्योंकि इसलिए बोला जाता है इसको सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ ही जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ही अंदर और मतलब इन और आउट करने का मतलब परमिट देती है ना। ये मतलब एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है, जैसे कि उसे लगेगा कि भाई शरीर के लिए हानिकारक है, सेल्स को लगेगा ये सेल्स से डैमेज हो जाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा, तो वो उनको अंदर नहीं जाने देती। और अगर लगेगा सेल में कोई चीज़ है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेल्स के अंदर के लिए भी नुकसान आएगा, तो उनको वो बाहर की साइड फेंकती है, यानी इन एंड आउट करती है। तो परमिबल मेम्ब्रेन जो होती है परमिट करती है कि मूवमेंट किन चीज़ों का होगा और किन का जो है, जो कौन बाहर आएगा कौन अंदर जाएगा। नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन के लिए फ्री नहीं है, तो परमिबल मेम्ब्रेन ही चेक करती है, इसीलिए उसको सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके ठीक है, ये फिफ्थ, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये बुक में भी था, उस चैप्टर में भी था, मैंने कराया था उसमें, ठीक है। तो इसमें आपको फिल करना है, जैसे कि साइज दे रखा है, साइज इसमें भी दे रखा है ना। सेकंड में है न्यूक्लियर रीजन, इसमें है, तो न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं वो नहीं होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और इसमें इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, लिखा हुआ होगा देखो इसमें। द न्यूक्लियर रीजन इज पोरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंड इज नोन एज द न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और इसमें जो आएगा, इसमें आएगा देयर इज मोर देन वन क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियर रीजन होता है, वेल डिफाइंड होता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। अब इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में देयर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, और इसमें जो है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिक्स क्वेश्चन होगा, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। आपको क्या ऐसे दो ऑर्गेनेल्स के बारे में पता है जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। मैंने बताया है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में अपना खुद का DNA होता है एक तो, ठीक है, और खुद का राइबोसोम्स होता है। तो द टू ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है, ये रहे। एक मिनट, ये रहे, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन आएगा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा अगर किसी कारणवश, है ना, सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खत्म हो जाए, है ना, कोई फिजिकल उसमें रुकावट आ जाए, फिर केमिकल आ जाए, तो व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा। तो देखो ये भी मैंने समझाया था, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इफ द इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू द सेल्स, अगर कभी जैसे कई बार हो जाता है सेल डैमेज हो गई, तो क्या होगा, रिवाइवल ऑफ सेल्स इज नॉट पॉसिबल, लाइसोसोम बस्ट, लाइसोसोम जो होते हैं ना उसके अंदर होते हैं, तो लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा एकदम से, और वो सेल को सारा डैमेज, सेल तो डैमेज हो गई है, और लाइसोसोम जब बस्ट होगा तो सेल को सब एंजाइम जो होंगे उसके अंदर के लाइसोसोम के, वो उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। दिस इज वाई लाइसोसोम्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये याद रखना आपके, सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसी कारणवश अगर सेल डैमेज हो गया तो लाइसोसोम बस्ट हो जाएंगे, लाइसोसोम फट जाएगा, और लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना वो सेल को सारा डाइजेस्ट कर जाएंगे, और इसीलिए लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, तो इसका आंसर मैंने अभी दे चुकी हूँ, ठीक है। ओफन देयर इज डैमेज टू द सेल एंड व्हेन रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, कॉन्सिक्वेंटली लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पर बनता है। प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में बनता है सेल के अंदर, ये याद रखना आप, ये एमसीक्यू में भी आते हैं सभी क्वेश्चंस। हेंस ये वाला क्वेश्चन है, हेंस राइबोसोम्स आर ऑल्सो रेफर टू एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स दैट आर फाउंड अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक पार्टिकल्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। तो दो तरीके की वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया था, एक तो होती है आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है SAR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम रफ वाली जो होती है उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए ये वाली जो एक्सरसाइज है आगे की, जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।